हेलो एवरीवन। वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग अकेडमी। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन कम्युनिकेबल डिजीज। ये पार्ट 2 है। ऐसे पता है ये ना चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 का ये लास्ट यूनिट है। हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट था। और बहुत सारे स्टूडेंट इस यूनिट को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि बहुत लोगों को या तो समझ से बाहर होती है या फिर इतने सारे ड्रग्स आते हैं कि पढ़ना ही नहीं चाहते। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप पूरा अच्छे से देखो, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने भी यूनिवर्सिटी का देखते हो ना तो इस चैप्टर से, इस यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी टॉपिक है एटलीस्ट आप पढ़ जरूर लेना और लास्ट टाइम में रिविजन करना, कुछ ना कुछ दिमाग में रह जाती है और अगर क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो इसकी इंपॉर्टेंस बताते हुए आगे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम लोग देख रहे हैं। आज मेरे पास सिलेबस का ये नहीं रहेगा जस्ट, और बहुत लोग जो कनेक्टेड है मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा। अभी नया सेटअप के बारे में मैं आपको बताई थी, बट उस पर वीडियो नहीं आ पा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन मैं लगातार उसी पे लगी हुई हूँ, इसीलिए मैंने अभी फिर भी, क्योंकि वीडियो एकदम से ना रुक जाए, ऐसा मतलब एक अलग वे में पढ़ाने का सोची मैं, ताकि क्लासेस ना रुके। ऐसे भी सिलेबस 4 सेम का बहुत बाकी है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। नेक्स्ट वाला वीडियो में मैं दिखा दूंगी। पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन के बाद जो टॉपिक है वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वही सीक्वेंस में पढ़ेंगे। जिनके पास सिलेबस हो लेके बैठिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि आप पढ़ क्या रहे हो। जो लोग नहीं देखे हो, आज ही जुड़े हो, अकॉर्डिंग टू सिलेबस फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 पूरा खत्म होने वाला है। अलग प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वो भी देख सकते हो। और नोट्स भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आपको व्हाट्सएप पे मिलता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट पिन रहेगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो पहला है हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। तो देखो इसके अंदर क्लासिफिकेशन आप ध्यान रखना है मेनली, लेकिन इसका अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स नाम क्यों पड़ा इसके लिए हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे देखना, देज आर ग्रुप ऑफ नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक हैविंग पॉलीबेसिक अमाइनो ग्रुप लिंक रहता है ग्लाइकोसाइडिकली टू और मोर अमाइनो शुगर से। इसीलिए मतलब ऐसा, ऐसे आपको बहुत अंदर जाओगे, जैसे कि अमाइनो ग्रुप यहाँ पे पॉलीबेसिक आ रहा है। आप अमाइनो ग्रुप का ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होगे, एसिडिक और बेसिक, लेकिन उतना आपको बिल्कुल भी नहीं जानना। बस ऐसा समझो कि अमाइनो है तो अमाइन है और इसमें शुगर है, इसीलिए इसका अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स नाम पड़ा है। आज मतलब यूनिवर्सिटी के लिए या फिर नर्सिंग में इतना ही इंपॉर्टेंट है, डीप आपको नहीं जानना। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन अगर देखें तो सिंथेटिक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होता है और टॉपिकल। टॉपिकल क्या है, मतलब कि जो स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो बाहरी लोकल एरिया पे हम लोग अप्लाई करते हैं, ये हमारा टॉपिकल होता है, हम लोग पहले जानते हैं। और सिस्टेमिक के अंदर अब देखें इन दोनों के अंदर ड्रग कौन कौन सा आएगा वो थोड़ा सा देखें। और सिस्टेमिक में भी बेसिकली आईएम लगेगा। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है पहला, मेन ड्रग यही है। इसके बारे में आप हॉस्पिटल में भी जाओगे, बहुत बहुत ज़्यादा ये यूज होता है। इसके बारे में डिटेल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अमीकासिन, इसके बारे में भी आप जानते होंगे। जेंटामाइसिन, सिस्ट्रोमाइसिन, सबके बारे में नहीं याद रखना यूनिवर्सिटी टाइम पे, लेकिन हाँ 3-4 याद रख लेना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ है हमारा कानामाइसिन, नेटिमाइसिन, नेटिलमाइसिन, टोब्रामाइसिन, पारामोमाइसिन, ऐसे करके पूरा मत याद रखना, 2-4 ही याद रखना इनफ है। टॉपिकल में है नियोमाइसिन और सिर्फ फ्रेमिसेटिन। ये इसकी जब भी हम लोग एंटीबैक्टीरियल देखते हैं ना तो उसमें कोई भी एंटीबायोटिक देख रहे हैं तो उसका स्पेक्ट्रम देखा जाता है। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? स्पेक्ट्रम का मतलब कि वो, जैसे कि जब बैक्टीरिया हम लोग डिस्कस किए हैं माइक्रोबायोलॉजी में, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि पॉजिटिव मतलब बैसिलाई था, कोकाई था, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर एंटीबायोटिक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो सबको मार पा रही है या फिर किसी स्पेसिफिक ग्रुप पे काम कर रही है? क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि ये पॉजिटिव ग्राम निगेटिव सब पे काम करे, सबको मारे, ऐसा नहीं, मतलब बहुत मुश्किल होता है।
स्पेसिफिक ड्रग स्पेसिफिक ग्रुप पे काम करते हैं, और जो सब पे काम करता है उसको हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम के मतलब सारे चीज़ों को ये कवर कर रहा है, सारे बैक्टीरिया को मार पा रहा है। होपफुली आप समझ पा रहे होगे, मैंने खुद माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया है, बहुत लोग एग्जाम दे के आए हो तो टॉपिक वहाँ से क्लियर है। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, आप माइक्रोबायोलॉजी का अलग प्लेलिस्ट है, जाके देख सकते हो। यूनिवर्सिटी नोट्स भी अवेलेबल है व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक पिन रहेगा कमेंट में, आप देख लीजिएगा। ये तो इसका क्या एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है, किस पे ये काम करता है। सो ये हाईली इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैसिलाई एंड एरोब्स आएगा। जितने भी इस कैटेगरी में बैक्टीरिया आते हैं उसके लिए ये इफ़ेक्टिव होता है। बस इतना ही जानना था। अब इसका थोड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। देखो करेगा क्या, आफ्टर एंटरिंग इनसाइड अ बैक्टीरियल सेल, समझो कि ये आपका बैक्टीरिया बॉडी में, मतलब पेशेंट के बॉडी में इस तरह से बैक्टीरिया है, आपने ड्रग दिया, जैसे ही पेशेंट ड्रग लेगा ये फाइनली बैक्टीरिया के पास जाएगा और इसके अंदर सेल वाल के अंदर जाके और इसके न्यूक्लियस के अंदर जो 30S राइबोसोम है उससे बाइंड कर जाता है। अब इस हमें पता है राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन ये जैसे ही उससे बाइंड होगा इनहिबिशन करवा देगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देगा। और ये प्रोटीन सिंथेसिस इसेंशियल होता है बैक्टीरियल रेप्लिकेशन के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। अब क्योंकि ये इनहिबिट हो चुका है तो फाइनली बैक्टीरिया या तो उसकी ग्रोथ ही रुक जाएगी या फिर यहाँ पे बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट, वो बैक्टीरिया मर भी जाएगा। और हमें करना क्या है, हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं ड्रग को, ताकि कम्युनिकेबल डिजीज, जो डिजीज बैक्टीरिया जो भी ये हम लोग ऊपर जैसा कि देखें कि यहाँ पे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया या फिर एरोब्स की वजह से जो भी इन्फेक्शन हुई है, अगर हम लोग इसे देते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को देते हैं, तो इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू ये मार देगा बैक्टीरिया को। बस 30S से आप ध्यान रखना, आगे भी ये टर्म बार बार आएगी और लास्ट तक आपको ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ ही याद हो जाएगा। बस आप एग्जाम टाइम पे ड्रग्स याद करना, यहाँ पे ड्रग्स भी इस कैटेगरी में बहुत ईजी है, तो हम लोग ईजी में इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखो, ऐसे आप देखे थे ना कि जो भी मैं अदर चैप्टर अभी तक पढ़ा के आई हूँ, वहाँ पे हम लोग ड्रग क्या देखे थे कि जब भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते थे ना, तो इसके बाद इंडिकेशन स्टार्ट करते थे कि यूज़ कहाँ करेंगे। बट ना अगर आप ध्यान दिए होगे तो मैंने पार्ट 1 में भी ये जो भी हमारा पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन था, उसमें सबसे पहले इंडिकेशन से पहले हम लोगों ने एडवर्स इफेक्ट डिस्कस किया था। वाई? बिकॉज ना मतलब इसमें ऐसा है कि एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो देखना होता है पहले कि इसके वजह से क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है, देंगे या नहीं देंगे। बहुत ही ज़्यादा अगर एडवर्स इफेक्ट है तो फिर इंडिकेशन का बात ही नहीं करेंगे। सो ये नॉर्मल बात है, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बस लॉजिकली हम लोग डिस्कस कर लिए। अब देखो, एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, MCQ में भी इससे क्वेश्चन आ सकती है, ऐसे भी नॉर्सेट में तो इससे आता ही आता है, कभी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो। सो क्या है आखिर, तो जैसे आप ऑफ किसी चीज़ को ऑफ करना याद रखते हो, उसी तरह से ऑन HT अगर ध्यान रख लेते हो तो इसका एडवर्स इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, ये याद रह जाएगा आपको। तो देखो, O का मतलब क्या है, O का मतलब ऑटोटॉक्सिसिटी इसमें देखने को मिलती है। ऑटोटॉक्सिसिटी का मतलब बहुत, मतलब ये ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं। और इसमें पता है मेन बात क्या है, ये इसमें वेस्टिब्यूलर एंड ऑडिटरी नर्व दोनों डैमेज होते हैं। मीन्स कि अगर आपने किसी पेशेंट को डोज जितना था उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा दे दिया तो उसको क्या होगा, एक तो उसका वेस्टिब्यूलर जो ईयर के अंदर है वो इधर सेमी सर्कुलर कैनाल रहते हैं, और ये आपको याद आ रहा होगा यहाँ पे जो वेस्टिब्यूलर है, अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या होगी, ये बैलेंस बनाने में काम करता है। ये पेशेंट गिरता पड़ता, मतलब वो बैलेंस ले ही नहीं पाएगा, खड़ा रह ही नहीं पाएगा, वो गिरने लगेगा। साथ ही साथ यहाँ जो नर्व है वो भी डैमेज हो जाएंगे, और डैमेज होगा वो सुन नहीं पाएगा। तो मीन्स क्या, वेस्टिब्यूलर जो कि उसका बैलेंस जो नहीं पा रहा था, वो तो रिवर्सिबल है कि जैसे ही आप डोज कम करोगे, इस ड्रग को छोड़ोगे, ये कंडीशन ठीक हो जाएगी। बट वो
जो डिफनेस बहरापन होगा वो ठीक नहीं हो पाता है। तो एज ए नर्स आपको पता होना चाहिए कि इसका डोज, या फिर आप जब भी देते हो तो ध्यान से दो। हमेशा इस ड्रग के साथ बहुत ही ये में रहना होता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो पेशेंट आपको छोड़ेगा नहीं कि तुमने मुझे बहरा बना दिया, तुमने मुझे लंगड़ा बना दिया, मुझे मैं चल नहीं पा रहा हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप ज़रूर अच्छे से याद रखना इसे। नेक्स्ट, नेफ्रोटॉक्सिसिटी इन से आता है। इसमें रीनल एंड ट्यूबुलर सेल मतलब ये अफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, बट ये भी रिवर्सिबल होता है, जैसे मीन्स कि जैसे ही आप ड्रग छोड़ोगे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूरोमस्कुलर, ये हमारा नेक्स्ट एन से है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। इसमें होता क्या है कि ये एसिटाइलकोलिन को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसकी वजह से हो सकता है, जो कि नॉर्मल है, टेराटोजेनिक है, इसीलिए प्रेगनेंसी के समय इसे यूज भी नहीं करना। अब हम लोग इसका इंडिकेशन फाइनली देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। तो देखे थे कि ग्राम निगेटिव पे इफेक्टिव था, तो ग्राम निगेटिव इन्फेक्शन में हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे सेप्टिसिमिया, मेनिंजाइटिस, यूटीआई। अब ये सब जो इन्फेक्शन है, अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है तो मैं पढ़ा के आई हूँ कि बहुत सारे बैक्टीरिया की वजह से होता है यूटीआई। आप एक ऐसा आपको अगर कोई बोले कि यूटीआई किस बैक्टीरिया फिर किसकी वजह से होता है, तो स्पेसिफिक नहीं, ये बहुत सारे माइक्रोब्स की वजह से हो सकता है। तो अगर ग्राम निगेटिव की वजह से हुआ है तो फिर हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे अमीकासिन, या फिर जो भी हम लोग ऊपर ड्रग्स देखे हैं, सो इसमें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस अगर हो तो यहाँ पे जेंटामाइसिन प्रेफर किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस हो तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन आगे हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में। ये ट्यूबरकुलोसिस वाली ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप देखना, उस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। अब जेंटामाइसिन यहाँ पे आप देख सकते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, हम लोग इस ड्रग को ही पढ़ रहे हैं, ऐसा मत समझना कि आप कहाँ चल गए हैं हम लोग। सो ये क्लासिफिकेशन अगर याद रखते हो ना तो और चीज़ें मतलब ईजी हो जाती है याद रखना। और देखो, ट्यूबरकुलोसिस में हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके बारे में डिटेल में वहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की है। टॉपिकल यूज जो भी दो हम लोग देखे थे, नियोमाइसिन और फ्रेमिशेटिन एंड सीसोमाइसिन भी आप ध्यान रख सकते हो। ये यूज होता है वेरियस टॉपिकल, अगर इन्फेक्शन देखने को स्किन पे मिल रही है तो वहाँ हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये ड्रग इंट्रैक्शन तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को कभी भी नहीं देना चाहिए ऑटोटॉक्सिक ड्रग के साथ, जैसे कि डायूरेटिक भी का भी इफेक्ट ऑटोटॉक्सिक होता है, ये ईयर को अफेक्ट करता है, वैनकोमाइसिन, मिनोसाइक्लिन। तो एक तो इसका भी इफेक्ट है, और डबल अगर आप इफेक्ट कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा वर्स हो जाती है, इसीलिए हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है नोट बी गिवन विथ अदर, जैसे कि देखे थे कि इसमें नेफ्रोटॉक्सिक भी हो रहा था, जिसमें कि हम लोग ओ डबल एन से देखे थे, तो इसमें नेफ्रोटॉक्सिक आ रहा था। तो जैसे कि ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, वैनकोमाइसिन है, ये सब ऑलरेडी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होते हैं। तो अगर डबल इफेक्ट आ जाए तो फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, इसीलिए हम लोग को नहीं यूज करना चाहिए। और कॉशन, बहुत ज़्यादा सावधानी कब बरतना है, जब 60 ईयर एज से ज़्यादा पेशेंट हो, तो ऐसे भी उनका सुनने की ये होती है, रीनल भी उनका उतना अच्छा नहीं रहता, उनकी फंक्शन ऐसे ही डिक्रीज रहती है, तो वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से देखभाल करके देना है, नहीं तो अवॉइड ही करना है। तो बस ये था हमारा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसमें आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, अमाइनोग्लाइकोसाइड नाम क्यों पड़ा क्लासिफिकेशन के अंदर, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन और अमीकासिन ही बस आप याद रखना तो भी काम चल जाएगा। देखे थे किसी का ज़्यादा यूज हो रहा है, एक जेंटा भी याद रखते हो तो बहुत अच्छा है। इसका एंटीबैक्टीरियल ये स्पेक्ट्रम, बस इतना ध्यान रखना कि ग्राम निगेटिव पे ये ज़्यादा काम करता है, वो भी बैसिलाई ग्रुप के जो है। नहीं पता ये बैसिलाई ये एरोब्स क्या है, तो आप माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 3 देख सकते हो आप। मैकेनिज्म यही है कि 30S राइबोसोम पर बाइंड किया और फिर उसे प्रोटीन सिंथेसिस रेप्लिकेशन को रोक दिया, और एडवर्स इफेक्ट तो याद रह जाएगा ऑन एचटी से, और कॉमन इंडिकेशन स्पेक्ट्रम से ही याद रह जाता है। बस इतना ही इसमें मेन था। और देखो, अब ना नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रोल ऑफ नर्स जो हमारे सिलेबस में है उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। अगर आप एडवर्स इफेक्ट याद रखते हो ना तो वही आपका मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर ऑटोटॉक्सिसिटी होगी तो आप क्या कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो, डोज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एडवर्स इफेक्ट हमेशा चेक करते रहना है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है तो ये सब हम लोग चेक करते रहेंगे। यही हमारा मेन रोल ऑफ मतलब नर्सिंग रोल होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। बट
एज अ मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए हर टॉपिक में आपको रोल ऑफ नर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, सच्ची। क्योंकि नोट्स में आप देख लेना, लास्ट में मैंने ऐसे 15 मतलब आप इतना अच्छे से सजा के मैं दे दी हूँ कि कोई भी ड्रग्स आ जाए, आपको कुछ नहीं आता तो 1-2 पेज आप बहुत अच्छा, जो कि सब पे सूटेबल है, वो आप लिख सकते हो। तो हम लोग रोल ऑफ नर्स पे ना भी टाइम वेस्ट करें तो चलेगा, लेकिन जो मेन है उसको मैं बताऊंगी क्योंकि कंपटीशन में पूछता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। सेकंड देख लेते हैं हम लोग, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। सो मैक्रोलाइड या फिलिड, जो भी ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन का, अगर फार्माकोलॉजी में पीछे पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको लगे, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं हमेशा ये बोलती हूँ आपको कि आप ऐसा प्रोनाउंसिएट करो कि आपको वो मीनिंग प्रोनाउंसिएट करने से आपके दिमाग में आए और आप एग्ज़ाम में एटलीस्ट सही स्पेलिंग लिख पाओ। बस मेरा ये मानना है, बाकी आप जैसा समझो। अगर अच्छे से प्रोनाउंसिएट करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं प्रोनाउंसिएट करने आता है तो तोड़ तोड़ कर करो, और बस ऐसा कर लो कि याद रख जाए। भले ही आपको ये माइक्रोलाइट की जगह पे लीडे भी याद करना पड़े ना, तो अपने लिए आप कर लेना, ताकि आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करो। चलो आगे देखते हैं, बहुत बातें हो गई, इतना आप लोग समझदार हो और जानते हो। सो ये है क्या, ये एंटीबायोटिक विथ अ माइक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग इसमें होता है शुगर के साथ अटैच, इसीलिए इसे माइक्रोलेट एंटीबायोटिक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, वहाँ पे हम लोग देखे थे अमीकासिन, सब आ रहा था। इसमें आप ये वाला को जरूर याद रख लेना, इरिथ्रोमाइसिन, जो कि मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स है। और इसी के कुछ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, जैसे कि रोजिथ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन, और फिर से दोबारा है, इसे आप कट कर लेना, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, थोड़ा दो पॉइंट हमें देखना होगा। सो इरिथ्रोमाइसिन क्या करता है और क्या है, इसके बारे में बस कुछ पॉइंट। ये ऑब्टेन किया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस से। इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है, ये नैरो स्पेक्ट्रम, बहुत ही मतलब कम ग्रुप के बैक्टीरिया पे काम करेगा। ये एरोबिक ग्राम पॉजिटिव एंड फ्यू ग्राम, बहुत कम जो ग्राम निगेटिव। देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो बहुत भी अच्छा, उसको आप नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में ना पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, अगर उसे भी तोड़ते हो तो आगे भी हम लोग देखिए काम कर लेता है। लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसमें सारे ड्रग्स की बस के बात नहीं होती है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को मार दे। सो अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे कोई ड्रग्स काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो ऐसे भी लॉजिकली या फिर आप बार बार देखते हो कि वो देखने को मिलेगा कि ये नैरो स्पेक्ट्रम के बोले जाते हैं, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे ही अच्छे से काम कर रहा है। सो ग्राम पॉजिटिव की जब हो तो इसे यूज कर लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये भी ईजी है, वहाँ पे हम लोग क्या देखें, जो हमारा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स था उस पे ये जो काम किया वो था 30S पे, और अभी जो काम कर रहा है वो है 50S पे। ये बार बार मैजिक की तरह आ रहा है जा रहा है, और तो कुछ आपको दिखाई दे नहीं रहा होगा। सो चलिए अब हम लोग इसे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें यही है, इरिथ्रोमाइसिन बाइंड टू 50S राइबोसोमल सब यूनिट, और जब बाइंड हो जाएगा तो वही चाहे राइबोसोम का 50S हो या फिर 30S हो, काम तो इसका रुकेगा ही, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। अब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा जिसके वजह से एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट इसका देखने को मिलता है, रेप्लिकेशन नहीं होगी, और अल्टीमेट होगा क्या, बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट इसमें भी देखने को मिलेगा। आप मेन यही याद रखना कि अमाइनोग्लाइकोसाइड 30S पे काम कर रहा था, वही इसमें मैक्रोलेट जो है एंटीबायोटिक, उसमें ये इरिथ्रोमाइसिन सब जो है वो 50S पे काम करते हैं। फिर से ये दोबारा आएगा देखना, फिर मैं आपको याद दिलवाऊंगी। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या हो सकता है, एपिगेस्ट्रिक डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, जिसमें कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया रहेगा, एलर्जिक, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है एडवर्स इफेक्ट, ध्यान रख लेना। एक हाँ कोलियोस्टैटिक हेपेटाइटिस जैसा है, तो ये बाइल फ्लो को, इसके मेटाबोलाइट जो है वो बाइल फ्लो में थोड़ा प्रॉब्लम लाते हैं, तो ये ध्यान रखोगे तो रख लेना, बाकी सब नॉर्मल है, फीवर है सब। इंडिकेशन के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिक है, तो कैसे आप याद रखोगे, डेपिटी वैक्सीन कोस्ट एपीजी सैलरी, थोड़ा ये बहुत अच्छा है। सो डी से है क्या, डिप्थेरिया में इसे यूज़ कर सकते हो, पी से पर्टूसिस में यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट टी से टिटनेस में यूज़ इसे किया जाता है, वी से वल्वुलर हार्ट डिजीज में इसे यूज़ कर सकते हो आप, सी से कैम्पिलोबैक्टर गेस्ट्रोटाइटिस में यूज़ कर सकते हैं आप, ओ से
अदर्स है, अदर्स का मतलब ऐसे ही कुछ नहीं है, अदर्स का मतलब यहाँ पे है यूज पोस्ट ऑपरेटिव गैस्ट्रोपेरेसिस बिकॉज इट स्टिमुलेट गट मोटिलिटी। सो ये मोटिलिटी को कम, मतलब देखो ये मोटिलिन रिसेप्टर पाया जाता है गट में, वहाँ पे जाके बाइंड होता है। और पोस्ट ऑपरेटिव, इस टर्म को आप ध्यान रखो, ये जो जब ये ऑपरेशन होती है और जो भी ड्रग्स दिया जाता है तो मोटिलिटी कम, बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कम जाता है। तो क्योंकि ये थोड़ा आपको अलग नहीं दिख रहा है कि मतलब हम लोग देख रहे हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज जो कि माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है उसको मारने के लिए, बट यहाँ पे क्या है कि ये गेस्ट मोटिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे अदर्स है, क्योंकि ये मोटिलिन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके, और पोस्ट ऑपरेटिव जब भी कंडीशन हो कि अगर मोटिलिटी डिक्रीज हुई है तो ये इंक्रीज करेगा। बहुत सिंपल सा बात है और होपफुली आप समझ रहे होगे। एस से स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। टी से हमारा टॉपिकल फॉर स्किन इन्फेक्शन एंड जो फोड़े सब हो जाते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है। ए से एक्ने हो गया वहाँ पे यूज करेंगे। पी से हमारा प्रोफाइलैक्सिस, जैसे कि ये वल्व्यूलर हार्ट डिजीज है, पेशेंट पेशेंट अंडर गोइंग डेंटल एंड अदर माइनर प्रोसीजर, जब भी ऐसी कंडीशन हो, कोई वल्व्यूलर हार्ट डिजीज हो तो वहाँ पे जो सर्जरी ये सब किया जाता है, फिर डेंटल, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ये वल्व्यूलर हार्ट डिजीज पेशेंट अंडरगोइंग डेंटल, इस टर्म को आप ध्यान रखना कि जब भी डेंटल हो तो ये वल्व्यूलर प्रॉब्लम ला सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन वहाँ तक जा सकता है। तो वो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डेंटल तो सबके साथ होती है और उसका प्रोसीजर ये सब सर्जरी ये सब करना पड़ेगा, बट उससे हो ही ना, क्योंकि होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये डेंटल तक ही रह जाए, ये यहाँ पे हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ कर लेते हैं। और आप अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो इसका बहुत यूज है, इसीलिए इतना सारा ये है, देख सकते हो। और इसे याद रखने के लिए बस आप डिप्टी वैक्सीन कोस्ट एपीजी सैलरी, और एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम टाइम में हो जाएगा। इससे हम लोग यहाँ तक देख ही लिए थे। जैसे गोनोरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, सिफिलिस में भी कर सकते हैं, एटिपिकल निमोनिया हो गया यहाँ पे, लेजियोनायर निमोनिया, ए से एंथ्रैक्स, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सब जगह पे यूज करते हैं। इसका नाम स्पेसिफिक बैक्टीरिया की वजह से है, ऐसा आप कंफ्यूज मत होना, ना भी याद रहे तो चलेगा, बट लिखते हो तो बहुत अच्छा। अब ड्रग इंट्रैक्शन देख लेते हैं। ये इंडिकेशन के लिए आपको मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी सारा चीज़ डिप्टी वैक्सीन कोस्ट एपीजी सैलरी से याद रह जाएगा। ड्रग इंट्रैक्शन अगर देखें तो ये इरिथ्रोमाइसिन या फिर कैलिथ्रोमाइसिन जो है वो एंजाइम इनहिबिशन करता है, जिसके वजह से प्लाज्मा लेवल ये कार्बामेजेपिन, वैलोप्रेट, थियोफाइलिन, डाइगॉक्सिन एंड वारफेरिन की लेवल ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इन्हें टूटने नहीं देगा, ये ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं। सो टॉक्सिसिटी इसके वजह से देखने को मिल सकता है। मीन्स कि अगर ये ड्रग यूज हो रहा है और आप इरिथ्रोमाइसिन और क्लिथ्रो ये अगर यूज कर लेते हो तो इसके मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, इसका यूज नहीं होगा, तो टॉक्सिसिटी लीड कर सकता है, तो नहीं देना चाहिए। बस यही तो ड्रग इंट्रैक्शन में देखते हैं हम लोग कि या तो काम को बढ़ा दे या फिर घटा दे, तो काम बढ़ाने वाला तो उतना नहीं देखना होता है, क्योंकि वो अनजाने में भी आप देते हो तो चीज़ें अच्छी हो जाए तो आपको कोई क्रेडिट भी नहीं देगा, बट अगर वही चीज़ें बिगड़ जाए, काम बिगड़ जाए, तो देखते हो कि पेशेंट एक पल के लिए आपको भगवान बनाता है, दूसरे पल आपको मारना वारना स्टार्ट कर देता है। सो इसीलिए हमें ड्रग इंट्रैक्शन जो बेसिकली जो बहुत ही हार्मफुल हो वो ज़रूर ध्यान रखना होता है कि कोई काम एटलीस्ट बिगड़े नहीं, हम लोग बना तो रहे हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। इस ये जो यहाँ पे आप देखे थे, क्योंकि टॉपिक से भटक जाओगे तो इसीलिए हमें देख लेना चाहिए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ये इरिथ्रोमाइसिन जो कि मैक्रोलिड एंटीबायोटिक के अंदर आ रहा है, सो इसके सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है ये रोजिथ्रोमाइसिन एंड कलिथ्रोमाइसिन। सो उसके बारे में एक एक दो पॉइंट बस देखना है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो ये जो रोजिथ्रोमाइसिन है ये लॉन्गर एक्टिंग एसिड स्टेबल है, ज़्यादा पोटेंट है उसके कंपैरिजन में, और अच्छे से बहुत बहुत अच्छे वे में बेटर एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड हैज़ बेटर टिश्यू को भी अच्छे से पेनिट्रेट करेगा,
कंपेयर टू इरिथ्रोमाइसिन, क्योंकि ऐसे भी आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि जब इरिथ्रोमाइसिन है था ही तो हम लोग प्रोजेक्ट्रोमाइसिन को क्यों यूज़ करेंगे। सो ये सब इसकी अच्छी क्वालिटी है, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बट अगर आप एम्स जैसे वहाँ पे जॉब करोगे या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, नॉर्मल हॉस्पिटल में जाते हो, तो ये देखने को भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये महंगा होता है। नेक्स्ट नोट इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म, और यहाँ पे जो हम लोग देखे थे कि ये ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म ये नहीं हो, अंदर टॉक्सिसिटी हो रहा था, वो इसका इफेक्ट भी नहीं रहता। मतलब ये बहुत अच्छा है क्योंकि इंसान बनाया, मतलब जो इरिथ्रोमाइसिन में कमियां थी उसको हटाकर, बट अब बनाया तो उसमें खर्चे लगी जिसकी वजह से एक्सपेंसिव आता है। तो यही है। एक और है ड्रग इसी के अंदर, क्लिथ्रोमाइसिन। पता है ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप हॉस्पिटल जाते हो ना तो ये बार बार देखने को मिलता है। भले ही आपको अभी आप पढ़ रहे हो तो थ्योरी में लगता है कि साहब पता नहीं क्या क्या रहा है, बट ये सच में आप देखते हो तो मिलेगा, और आपके मन में उस टाइम पे इच्छा होगी कि काश मैंने याद रखा होता, थोड़ा ध्यान दे लिया होता। सो है क्या, मोर इफेक्टिव अगेंस्ट एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, एच पाइलोरी, सम प्रोटोजोआ, ये लॉन्गर एक्टिंग होता है, एसिड स्टेबल ये भी होता है, एंड बेटर एब्जॉर्ब हो जाता है कंपेयर टू एरिथ्रोमाइसिन। सो एरिथ्रोमाइसिन से ये भी, क्लिथ्रोमाइसिन भी थोड़ा अच्छा ही है। लास्ट है बस हमारा एजिथ्रोमाइसिन, जो कि मतलब वही बनाया, एक तो नेचुरल था, अब बनाया हुआ डेरिवेटिव ऑफ एरिथ्रोमाइसिन विथ एक्टिविटी सिमिलर टू क्लिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन के जैसा ही है। फ्री ड्रग इंट्रैक्शन नहीं होगी, उसके मेटाबॉलिज्म में सबको नहीं रोकेगा, जो ऊपर हम लोग देख के आए थे। यूज इन प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ जो एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग देख के आए हैं। सो यहाँ पे यूज़ करते हैं, ना याद रहे तो चलेगा। अगर माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक आता है तो आप अच्छे से एरिथ्रोमाइसिन और रोजिथ्रोमाइसिन को ध्यान रख लेना। अब ये जो हमारा फर्स्ट ड्रग था उसमें ये वाला पूरा पॉइंट आप लिख लेना। यहाँ पे आप देखो एरिथ्रोमाइसिन, ये इम्पॉर्टेंट था। जैसे ही इसको याद करते हो दूसरा ड्रग का थोड़ा सा आप लिखना रोजिथ्रोमाइसिन, जिसमें कि जो इसमें कमी थी वो इस थोड़ा अच्छा बनाया, काम वही कर रहा है लेकिन उससे अच्छे वे में कर रहा है। और ये एक ही नहीं है, यहाँ पे हमारा ई था क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो गई, इरिथ्रोमाइसिन, और यहाँ पे है एजिथ्रो, ये नहीं कि दोनों एक ही है। सो इस बात को भी ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियाँ मतलब हो जाती है तो देख लेना। अब हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से हो सकता है मैक्रोलिड भी ना पूछे या फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड भी ना पूछे, बट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मैंने खुद देखा है, पीवाईक्यू में ये आई हुई है। देखो ये ना बहुत ईजी है, मैंने पार्ट 1 में ही आपको बताया था, बट ये पूछेगा क्यों, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं और ये टॉपिक दे देगा आराम से। अब पूरा लिखना पड़ेगा कि आप ऐसा पूछोगे तो नहीं, एक दो लिख दोगे चलेगा। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमें नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम है, इसका मतलब है क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है ब्रॉड वे, मतलब बड़ा, मीन्स कि ये बहुत सारे जितने भी बैक्टीरिया है मोस्टली सब पे काम करेगा। और इसका एक और बात पहला वीडियो में ही डिस्कस हुआ था, फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि इसका है क्या कि जैसे ही कोई पेशेंट आया हॉस्पिटल में, अब हमें पता है कि कोई भी एंटीबायोटिक देने से पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, बट अभी ये पेशेंट आया, इसका हालत बहुत ख़राब हो रहा है, इसका आप ब्लड लोगे, सैंपल भेजोगे, इसका रिपोर्ट आएगी, तो ये मरते रहेगा, तब तक मर जाएगा, तब आप सेंसिटिविटी चेक करके इसका स्पेसिफिक ड्रग दोगे या फिर इसे कुछ करना होगा। सॉरी फॉर दैट, फॉर इंटरप्शन ऐसा हो जाता है कभी कभी। सो हाँ, हम लोग टॉपिक पे आते हैं, तो आप क्या करोगे, आप खुद बताओ। आप बोलोगे ना कि हाँ हमें रिसेंटली तो कुछ देना ही चाहिए, तो वही होता है। तो फिर उस टाइम पे क्या देना होता है, उस टाइम पे हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो उस पर एटलीस्ट काम करे, उसके सिम्टम जाए, क्योंकि इन लोग सब पे काम करते हैं ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले होते हैं। फिर हम लोग जैसे ही सेंसिटिविटी स्पेसिफिक ड्रग आ गई है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, फिर ड्रग चेंज कर देते हैं, सिंपल सा है। सो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है वो तो जान लिए, अब इसके अंदर कौन सा आता है। सो इफेक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया है ही, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम निगेटिव हो, यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करना रहता है, बेसिकली मेनली यूज व्हेन द स्पेसिफिक इनफेक्टिंग बैक्टीरिया अननोन। पहले ही मैं बता दी कि पेशेंट आया, आप उस टाइम पे बिना सेंसिटिविटी जांच के, आपको नहीं पता है तो क्या दोगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो जो ड्रग आएंगे, एंटीबायोटिक आएंगे, उसे हम लोग दे सकते हैं। कौन आता है, सिफेलोस्पोरिन। पढ़े हो आप, नहीं पढ़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5th जनरेशन ड्रग होते हैं। तो जैसे ही जनरेशन लेवल अप हो रही थी
चीज़ें मतलब इनके अंदर इन्हांसमेंट थी। थर्ड और फोर्थ अच्छा था, फिफ्थ उससे भी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मनी ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए इंडिया में यूज भी नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में उतने भी पैसे नहीं हैं, सो नहीं यूज होता। बट थर्ड एंड फोर्थ हमारे लिए अच्छा है। तो सिफेलोस्पोरिन जो थर्ड और फोर्थ में आएंगे उन सारे ड्रग को यूज कर सकते हैं। अब जिनको नहीं पता देख लेना आप, और अगर एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स में आ जाए तो इन ड्रग्स को आप लिख लेना। नेक्स्ट है फ्लोरोक्विनोल्स, जिसमें कि सिफ्रोफ्लॉक्सासिन आता है। नेक्स्ट इसके अंदर अमाइनो सिलिन, जो कि एमोक्सिसिलिन और पेनिसिलिन आएंगे, ये सॉरी एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन आएगा। अब ये नहीं याद रखते हो तो भूल जाओ, सिफेलोस्पोरिन आप पढ़ लिए हो, याद रह जाएगा। मेनली आप 3-4 ऐसे डायरेक्ट ध्यान रख लो ड्रग्स के बारे में, जो कि सीबीएस पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग हमें बहुत अच्छा लगा। तो टेट्रासाइक्लिन का आप ध्यान रखना, क्लोराम फेनिकॉल के बारे में याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है टिगेसाइक्लिन के बारे में। 3 ड्रग के बारे में आप याद रख लेना। इसके बारे में यहाँ ही थोड़ा बता दूँ, और इसके बारे में मतलब 2-2 4-4 पॉइंट पढ़ेंगे। अगर ज़्यादा मार्क्स में आए तो सिफेलोस्पोरिन फर्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में पढ़ाई हूँ, उसको लिखना। ज़्यादा मार्क्स में आए तो ना, अगर मतलब 2 मार्क्स में आए, 5 मार्क्स में आए तो टेट्रासाइक्लिन और क्लोराम फेनिकॉल भी लिखते हो तो चलेगा इसके बारे में। सो इसके बारे में हम लोग आगे नहीं देखेंगे। सो इसमें है क्या, ये यूज इन लाइफ थ्रेटनिज्म इन्फेक्शन, जैसे कि नोजोकॉमियल इन्फेक्शन है, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बस इतना ही याद रखना, डिटेल में नहीं जाना है अभी। टेट्रासाइक्लिन इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। और क्लोरामफेनिकॉल के बारे में। सो टेट्रासाइक्लिन है क्या, ये एंटीबायोटिक विथ अ 4 साइक्लिक रिंग, हेंस द नेम टेट्रासाइक्लिन। देखो नाम नहीं आपको अजीब लग रहा है कि एक का नाम है, किसी का अमाइनोग्लाइकोसाइड, किसी का मैक्रोलिड, किसी का टेट्रासाइक्लिन, ये सब क्या है। मेनली ना आपको कॉम्पोजिशन आप सिलेबस में देखे हुए तो आपको पढ़ना था, बट अगर कॉम्पोजिशन एक एक का पढ़ने चलते हो ना तो एग्जाम में आता नहीं है, और उतना मतलब उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इसका जानना चाहते हो कि टेट्रासाइक्लिन नाम क्यों पढ़ा, तो ये इसीलिए कॉम्पोजिशन भी आपको दिया गया था कि इसमें 4 साइक्लिक रिंग होते हैं। ऐसे पता है, मैं अभी जो मेरा न्यू था वहाँ पे मैं पीपीटी बनाई थी, वहाँ पे सारा का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, बट वो पता नहीं सेटिंग में ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से वो सही हो ही नहीं पा रही। लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास चाहूँगी कि उसी पे हो। अभी मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, रात का लगता है कल 12 साढ़े 12 बज गया था, मतलब पीपीटी ये सब बनाने में। मैं सुबह से सिर्फ सेटिंग कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, बट मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मतलब मैं खुद बहुत ज़्यादा उदास हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था बट मैं पूरा नहीं कर पाई। सो पर फिर भी मैं लगी हूँ जितना हो, मतलब मेरे जो पॉसिबल है मैं चाह रही हूँ कि आपकी क्लासेस ना रुके, क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं, और वो मैसेज पता है मतलब पता नहीं क्यों हमें लगता है कि अगर मैं कमिटमेंट दी हूँ तो हमें वो पूरा करना चाहिए। अभी मैं सुबह से लगी हूँ बट हो नहीं पाई। सो ध्यान रखना, मतलब आप ये मत सोचना कि मैम तो सिर्फ झूठ मूठ का प्रॉमिस की थी और कुछ की तो नहीं। आगे मैं कर रही हूँ और करूँगी। अभी ये क्लास को आप देख लो। और हाँ, स्ट्रक्चर मैं आपके लिए लाई थी बट दिखा नहीं पाई, तो स्ट्रक्चर एग्ज़ाम में नहीं बनाना है, बस समझाने के लिए दिखा देती। ऐसे आप ध्यान रख लेना कि 4 साइक्लिक रिंग है, इसीलिए टेट्रासाइक्लिन नाम पड़ा है। साइक्लिक रिंग किस तरह से कैसा होता है थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ। ये जो साइक्लिक रिंग आप देखे थे ना, ये इस तरह से बन भी नहीं रहा है, ये ऐसे। हाँ, अब याद आया। तो ऐसे ही 4 रिंग होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं। बस नेक्स्ट ये टेट्रासाइक्लिन कुछ ऐसे है, और इसके कुछ सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या है कि कुछ अदर भी चीज़ें जुड़ी हुई है, सो इसीलिए ऐसा नाम है। टेट्रासाइक्लिन के अंदर क्या क्या आता है, सो क्लोर टेट्रासाइक्लिन है और ऑक्जी टेट्रासाइक्लिन है। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स के अंदर क्या है, ये डिमेसाइक्लोसाइलिन डिमेक्लोसाइक्लिन है। ऐसे ही तोड़ के पढ़ना होता है, नहीं तो जैसे मैं कन्फ्यूज मतलब ऐसा हो जाएगा। बट हमेशा मैं बोली क्या हूँ कि आप ऐसा याद रखना ताकि आपको एग्जाम में आप लिख पाओ। नेक्स्ट हमारे पास मेथ असाइक्लिन, नेक्स्ट है डॉक्सीसाइक्लिन। देखो धीरे से अगर आप पढ़ते हो ना तो चीज़ें एक ही बार में बोल पाओगे। मेरे साथ आप भी दोहराना, क्योंकि सच में आप अगर याद करने बैठते हो ना तो पहले प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा, फिर लगेगा कि याद हुई या नहीं हुई। सो अगर ड्रग में पढ़ूँ ना तो मेरे साथ आप भी दोहराने की कोशिश करना। मीनोसाइक्लिन, ये सब सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है। ये
इसका एंटीबैक्टीरियल थोड़ा टेट्रासाइक्लिन का स्पेक्ट्रम देख लेते हैं कि आखिर काम किस पे करता है। तो ये भी कोई पूछने की बात है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर आ रही है तो काम तो ज़्यादा ही करेगा। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर ये किस पे काम कर रही है, ग्राम निगेटिव, सम ग्राम पॉजिटिव हो गया, एन एरोबिक बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, ये क्लेमाइडी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, सब पे ये काम करता है, इसलिए इसका यूज भी ज़्यादा है। अब जैसे हम लोग अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे थे, उसी तरह से हमें टेट्रासाइक्लिन का भी याद रखना है। बाइंड टू अ साइट ऑफ 30 राइबोसोमल सब यूनिट पे ये काम जाके बाइंड करेगा और वही प्रिवेंट करेगा बाइंडिंग टू टीआरएनए टू अ साइट, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी और फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा, क्योंकि रेप्लिकेशन हो ही नहीं रही है तो आगे काम कैसे चलेगी। एडवर्स इफेक्ट अगर टेट्रासाइक्लिन का देखें तो इसमें गेस्ट्रोइंटेस्टाइन जीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, और जीआई की जब भी बात आए तो एपिगेस्ट्रिक डिस्ट्रेस, जिसके अंदर नोजिया, वोमिटिंग, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे पता है। गिवन विथ फूड मिनी अब जैसा कि मैं आपको बताई कि एज अ नर्सिंग, नर्स का रोल क्या है अब क्या अलग से पढ़ते हो। एडवर्स इफेक्ट जो जिस ड्रग का जैसा है उस पर हमें ज़्यादा जोर देना होता है। तो अगर इस ड्रग की वजह से पेशेंट आपके पास शिकायत लेके आया कि मैडम आपने जो ड्रग दिया उसकी वजह से तो मुझे बहुत ज़्यादा नौजिया, मतलब बार बार मैं वॉमिट कर रही हूँ, मुझे पेन भी हो रहा है, अब हमें क्या करना होगा। तो आपको बोलना है कि आपको इस ड्रग को फूड के साथ ही लेना है, जिसकी वजह से ये जो जीआई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, मतलब ये ड्रग जाके इरिटेट करता है, तो फूड रहे तो वो इरिटेशन कम करेगा, जिसकी वजह से इफेक्ट भी कम रहता है। तो अगर आप नर्सिंग रोल लिखते हो तो जो मैं नोट्स में दी हूँ कॉमन पॉइंट के साथ, इसे ज़रूर लिख लेना कि मतलब पेशेंट को एजुकेट करना है, एडवाइस देना है कि आप जब भी इस ड्रग को लोगे टेट्रासाइक्लिन को तो आपको फूड के साथ लेना है, जिसकी वजह से जीआई प्रॉब्लम डिक्रीज होती है। होपफुली आप समझ रहे होगे। नेक्स्ट आता है डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है, जिसमें कि स्किन रिएक्शन हो जाती है, डर्मेटाइटिस ऑन एक्सपोजर, सन के एक्सपोजर में आते ही ऐसा होता है। तो आप क्या, आपका रोल क्या होगा कि बोलोगे कि थोड़ा सन का एक्सपोज कम मतलब ना हो वही अच्छा है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। रिनल टॉक्सिसिटी होता है, जैसे कि कॉज सिंड्रोम, ये फैनकॉन्की सिंड्रोम विथ, अच्छा ये इसका क्या मतलब है, ऐसे आप पढ़ोगे जब मैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ाऊंगी। इसमें ट्यूबुलर प्रॉब्लम, न्यूट्रिएंट्स जो रीअब्जॉर्ब होती है ट्यूब्यूल से वो नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा एसिड मतलब जो बॉडी से बाहर जाना चाहिए था वो भी नहीं जा पाती है। सो इसमें बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिलता है, एसिडोसिस की भी कंडीशन रहती है। सो ये ऐसा टर्म है, ये पूरा अच्छे से जानेंगे हम लोग जब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ेंगे। सो वॉमिटिंग पॉली मतलब इसके साथ वॉमिटिंग, पॉलीरिया, प्रोटीनूरिया एंड एसिडोसिस ड्यू टू मेटाबोलाइट क्यों होता है, ये जो टेट्रासाइक्लिन है इसके मेटाबोलाइट की वजह से ये सारे रीनल टॉक्सिसिटी अफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडवर्स इफेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बेसिकली एमसीक्यू में, यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बोलेंगे, इतना हार्ड नहीं आता है, लेकिन कंपटीशन में आप बैठते हो, प्रैक्टिस करोगे तो देखने को मिलता है। टीथ पे भी इसका इफेक्ट रहता है क्योंकि ये डिपॉजिट हो जाएगा, और ये डिपॉजिटेड, और साथ ही साथ बोन पे भी इसका इफेक्ट, क्योंकि वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। और एक आप फर्स्ट टाइम तो नहीं, पहले भी मैं पढ़ाई हूँ कि सुप्रा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी वजह से अगर मतलब पहले तो इन्फेक्शन जैसा कि हम लोग देखें किसी को है, इसको यूज़ कर रहे हो तो अदर्स इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा। सो ये सुप्रा इन्फेक्शन की कंडीशन, देज आर द मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक टू कॉज सुप्रा इन्फेक्शन, अदर टाइप का इन्फेक्शन, और इस ड्रग से वो ठीक भी नहीं होगा। जो आप पहले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ कर रहे थे उसके वजह से ये जो इन्फेक्शन हुई है वो ठीक नहीं हो पाती है, सुप्रा इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। अब अगर ये एडवर्स इफेक्ट देखने के बाद यूज आखिर करेंगे कहाँ, तो ड्रग ऑफ चॉइस है टेट्रासाइक्लिन, कभी भी रिकेट्सियल इन्फेक्शन, पता है। और कुछ आप याद रखो या ना रखो, अगर ड्रग ऑफ चॉइस जहाँ भी आए उस पर आप टूट पड़ो, क्योंकि ये बहुत, ड्रग ऑफ चॉइस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सो अगर रिकेट्सियल इन्फेक्शन हो, ये क्लीमाइडियल इन्फेक्शन हो, एटिपिकल निमोनिया हो, क्लोर ये कोलेरा हो, ब्रूसिलोसिस हो, प्लेग हो, तो इसमें ये टेट्रासाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है। प्लेग हम लोग देखे थे, वहाँ पे डिस्कस भी इसके बारे में किए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे तो ड्रग ऑफ चॉइस है, कुछ अदर जगह भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना। तो ट्रैवलर अगर डायरिया हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, एक नहीं प्रोटोजोआ इन्फेक्शन में
इसे यूज किया जाता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्ने रहती है, देखोगे अगर ड्रग का आप कॉम्पोजिशन देखते हो तो कहीं कहीं पे किसी किसी में टेट्रासाइक्लिन आपको इजीली देखने को मिल सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, तो प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, चिल्ड्रन अप टू 8 ईयर एज नहीं देंगे, क्योंकि आप एडवर्स इफेक्ट देखे हो कितने रीनल टॉक्सिक बच्चे का ऐसे ही मतलब उतना अच्छे से नहीं ग्रोथ हुआ है, नहीं विकास हुआ है और दे देते तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। टीथ खराब हो सकती है, बोन अच्छे मतलब डिपॉजिट होगा तो सही से वो नहीं ग्रोथ उसका हो पाएगा, इसीलिए नहीं यहाँ पे देना होता है। सेकंड हमारे पास एक तो टेट्रासाइक्लिन देखे, नेक्स्ट क्लोराम फेनिकॉल है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर आता है। ये पहली बार स्ट्रेप्टोमाइसिस से लिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले इन 1974 में मतलब इसे ऑब्टेन किया गया था। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, तो माइक्रोलीड जो एंटीबायोटिक आपने पढ़ा था उसके जैसा है। 50s राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होता है और इन्हीं बीट कर देता है प्रोटीन से। अब जब भी 50 से हो या फिर 30 से हो, बोली हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना बहुत ईजी है, 50 और 30 पे ही हमारा काम चल रहा है। टेट्रासाइक्लिन का अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ जोड़ी बना और ये जो हमारा सेकंड था उसका इसके साथ क्लोराम फेनिकॉल के साथ 50 से बाइंड हुआ और किया क्या, वही प्रोटीन सिंथेसिस रुकेगा जिसके वजह से उसका स्टैटिक और साइडल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। एडवर्स इफेक्ट इसमें क्या रहता है, तो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया ये लीड करता है, कॉमन है। बोन मैरो डिप्रेशन लीड करता है, एप्लास्टिक एनीमिया नॉर्मली ये देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट देख लेना। ग्रे बेबी सिंड्रोम है, ग्रे बेबी सिंड्रोम के अंदर क्या आएगा, आप चाइल्ड हेल्थ में पढ़ोगे, इसमें वॉमिटिंग, रिफ्यूजल और ग्रे बेबी सिंड्रोम ना ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ये क्लोराम फेनिकॉल के वजह से ही ग्रे बेबी सिंड्रोम, बच्चा थोड़ा थोड़ा ग्रे दिखता है, तो ये रोल ऑफ नर्स होता है कि जब भी आप देते हो तो ये आपको चेक करते रहना होता है। इसमें होगा क्या, मे डेवलप ऑफ वॉमिटिंग, ये रिफ्यूजल ऑफ फीड, हाइपोटोनिया, हाइपोथर्मिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, असिन ग्रे असीस बेसिकली यहाँ पे होगा, ऐसे मैं देखूंगी, ग्रे साइनोसिस, डिस्क्राइब ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये सारे चीज़ें देखने को मिलती है। और बच्चा थोड़ा कलर भी उसका मतलब ये सिर्फ ग्रे ही कलर नहीं रहेगा, इतनी सारी चीज़ें भी रहेगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक का पॉइंट है, सो आप ज़रूर अच्छे से ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो नॉर्मल है, सब में लिखना है आपको, कुछ ना याद रहे तो यही हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी और ये लिखना होता है। ये फिफ्थ हमारे पास इसमें सुपर इन्फेक्शन अकर बिकॉज इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम का यही है कि सुपरा इन्फेक्शन ये लीड कर सकता है। सो नॉर्मल बात है, कॉमन पॉइंट, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट यूजेज अगर देखें तो टाइफॉइड फीवर, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, रिकेट्सियल इन्फेक्शन हो गया, आई इन्फेक्शन हो गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला है तो यूज़ तो करते ही हैं। अच्छा हाँ, टाइफॉइड फीवर में ना जिसको भी टाइफॉइड फीवर अगर एक बार भी हुआ तो बहुत लोगों को याद भी होगा क्लोराम फेनिकॉल वहाँ पर यूज होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है, हम लोग क्या क्या अभी तक डिस्कस किए, अमाइनोग्लाइकोसाइड, क्योंकि ओवरव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग तो अभी तक वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, बहुत बोरिंग लग रहा होगा, आई नो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो लोग छोड़ के गए हैं जाने दो, इससे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप भी जाते हो तो फिर मतलब इसे याद कैसे रखना है, चीज़ों को कनेक्ट करते जाओ और एग्ज़ाम टाइम पे इसे थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये ड्रग बहुत घुमाता फिराता है कि किस में क्या था किस में क्या था, बट हाँ फार्माकोलॉजी है, थोड़ा तो मेहनत लगती है। सो पहले हम लोग कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए क्या देखे थे, अमाइनोग्लाइकोसाइड, नेक्स्ट हम लोग ये मैक्रोलीड वाला देखे थे, इसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब हमारा फोर्थ ये चल रहा है सल्फोनामाइड, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही है, जिनके पास सिलेबस आप देखना, नहीं तो मैं नेक्स्ट में खुद आपको दिखा दूंगी कि हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। सो सल्फोनामाइड है क्या, सल्फोनामाइड वेयर फर्स्ट सिस्टेमिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल है, जो कि क्या करता है, एक्टिंग बाय इनहिबिटिंग द फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म, जो कि नेसेसरी होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। इस सल्फोनामाइड ना बहुत इजीली आप याद रख लोगे, पहले आप इसका क्लासिफिकेशन देख लो, क्लासिफिकेशन ही बस आपको एग्जाम टाइम देखना है, बाकी सारा चीज़ मैं आपको इसको समझाती हूँ आगे, पहले इसे देख लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन के अंदर पहले सिस्टेमिकली आता है, लोकल आता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिस्टेमिक भी काम करेंगे और लोकल भी काम करेंगे। सो ये सिस्टेमिक के अंदर क्या क्या है, अब टाइम के बेसिस पे पहला शॉर्ट एक्टिंग आता है,
जिसका नाम है सल्फाडाइजिन। ये 4 से 8 आवर, ये टाइमिंग का मैं पहले ही बता दी हूँ। इंटरमीडिएट एक्टिंग देखें तो उसके अंदर आएगा सल्फा मेथोक्सोल, जो कि 8 से 12 आवर, ये इसका टाइम देखोगे ज़्यादा है। लॉन्ग एक्टिंग अगर देखें तो इसमें सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फा मेथोपायराजिन आता है। ये लॉन्ग एक्टिंग है ही, तो देख रहे हो 7 डे से ज़्यादा या फिर ऐसे एक्शन दिखाएगा अपना। कहाँ पे यूज़ करते हैं? यूटीआई हो गया, न्यूमोसाइटिस हो गया, ये जीरोवेशी निमोनिया, आपको लग रहा होगा ना ये क्या है? ये बेसिकली बैक्टीरिया इसका यही करवाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो ना कभी भी चाइल्ड का आप ड्यूटी करोगे ना, तो निमोनिया अभी तक नहीं पढ़े हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितने सारे माइक्रोब्स की वजह से ज़्यादातर जो चाइल्ड होते हैं, मतलब जो न्यूनेट्स होते हैं, वो इसी निमोनिया प्रॉब्लम से ही रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया बच्चा के लंग्स को अफेक्ट करके और ये लीड करता है। नेक्स्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी हम लोग यूज़ कर, मतलब ये सब में इसे यूज़ कर सकते हैं। और काम कैसे करता है आगे मैं बताऊंगी। लोकल में है सल्फासिटामाइड, सिल्वर, सल्फाडाइजिन। सिल्वर ज़्यादातर देखते हो कि आप, ये लोकल में आता है, यूनिट 2 में भी हम लोग देखे थे। अब यूज़ कहाँ करेंगे? तो ये ट्रैकोमा, ये इंक्लूजन, कंजक्टिवाइटिस, सो यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे भी आई में हो गया, टॉपिकल स्किन में, यहाँ ही तो हम लोग यूज़ करते हैं। और एक सल्फासैलिजिन जो कि ऑलराउंडर है, कहीं भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या क्या आता है यहाँ पे, ये देखो सल्फोनामाइड, ये फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। अब ना आपको याद है ये हम लोग पढ़े थे जब ये फॉलिक एसिड के बारे में कि ये डीएनए के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कम हो जाए तो हमें एनीमिया देखने को मिलता है फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी की वजह से। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बैक्टीरिया तो ऐसा है कि जाता है किसी के बॉडी में तो ये उसी से ले लेता है सारा चीज़, तो फॉलिक एसिड क्यों नहीं लिया? हम लोग तो लेते हैं, हमारे बॉडी में तो रहता है। सो ये ना बोलता है कि मैं सारा चीज़ तो तुमसे ले रहा हूँ, या फिर तुमसे खाने ले रहा हूँ, या फिर तुमको बर्बाद कर रहा हूँ, बट ना मैं फॉलिक एसिड के लिए खुददार हूँ, खुद से मैं काम करूँगा और फॉलिक एसिड तुम्हें खुद से बना के दिखाऊँगा। और ये इसका खुददारी पे हम लोग फ़ायदा उठाते हैं कि इसकी सिंथेसिस को ही रोक दे। सो वो ये बनाता कैसे है? और जब भी किसी, जैसे हम लोग देखे थे कोई स्कूल जा रहा है, आपका मतलब झगड़ा हो गया, आप स्कूल जाने से रोकना चाहते हो तो क्या करना होगा? पहले रास्ता जानना होगा किस रूट से वो जाता है और वो कौन, मतलब उस इंसान के बारे में जानना होगा। सो यही तो होता है, जब भी हमें अगर रोकना हो तो थोड़ा सा ये फिजियोलॉजी जान लेना होता है, फिर वहीं पे काम कर देना होता है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये पेट्रिडिन, पाबा, ग्लूटामेट से ये फॉलिक एसिड सिंथेसिस के प्रेजेंस में फॉलिक एसिड बनाता है। यहाँ पे हम लोग सल्फोनामाइड दे देते हैं, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड सिंथेसिस रुक जाता है। अब ये नहीं मिलेगा तो फॉलिक एसिड बन नहीं पाएगा। और फॉलिक एसिड पता है फिर इसके बाद भी है, फॉलिक एसिड ना ये मतलब एक्टिव फॉर्म नहीं है, इसे एक्टिव फॉर्म जब होता है तो ये फॉलिक एसिड बनाता है, जो कि DHF रेज एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में होता है, तब जाके ये डीएनए बनाने में हेल्पफुल होगा। अब यहाँ तो हम लोग रोके, और फिर से ये ट्राइमेथ्रोपिन, पायरीमेथामाइन, ये मेथोट्रैक्जेट, ये सब इसको रोकने का काम करेगा, जो DHF रेज है उसको, जिसकी वजह से ये एक्टिव फॉर्म है। जब तक एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं करेगा। अब मज़ेदार बात क्या है पता है, इससे क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव में। ये जो ट्राइमेथोप्रिन है वो बेसिकली बैक्टीरिया पे काम करेगा। मीन्स कि इतने सारे ड्रग भले ही है, लेकिन आपको अगर बैक्टीरिया के फॉलिक एसिड का एक्टिव फॉर्म में जाने से रोकना है तो वहाँ पे ट्राइमेथोप्रिन काम करेगा। आगे इसका टर्म मतलब दोनों को मिलाकर मीन्स कि सल्फोनामाइड और मेथोप्रिन को अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में बैक्टीरिया का डीएनए सिंथेसिस रुकेगा। वही ये पायरी जो है वो प्रोटोजोआ ये सब में काम करता है, पी आ रहा है। ये मेथोट्रेक्सेट जो है वो कैंसर में यूज़ करते हैं। मीन्स कि जब भी हमारा भी सेल ग्रोथ होता है तो डीएनए बनेगी, आगे ये ग्रोथ होते जाएगा। सो वो डीएनए की ग्रोथ को ही रोक दे तो अगर हम लोग वहाँ पे
मेथोप्रीन यूज़ करते हैं तो उसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक है। हमें अगर इंसान में कम करना है, वो सेल ग्रोथ ना हो, डीएनए रेप्लिकेशन कम हो, तो वहाँ पे हम लोग मेथोट्रैक्ट यूज़ करते हैं। होपफुली ना मैं क्या समझाना चाहती हूँ समझ में आ रहा होगा। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग समझे होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, या फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ आपको समझ में आई थी। एडवर्स इफेक्ट इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, इसे मतलब जब भी ये सल्फोना आगे भी ये वाला ड्रग आएगा तो वहाँ भी ध्यान रखिएगा कि जब भी सल्फोनामाइड की बात आए ना, तो ये एबीसी रैश इसके वजह से एडवर्स इफेक्ट के लिए मतलब ये करवाता है। ये सिर्फ एनीमिया है। एप्लास्टिक एनीमिया का रीजन मतलब ऐसे अगर आप देखना चाहो तो मेटाबोलाइट जो इसका है वो जो ये हिमेटोपोइटिक सेल है उसको रोकता है, और बोन मैरो में ही प्रॉब्लम हो जाए तो आप जानते हो कि वहाँ से प्रॉब्लम होता है, प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं हम लोग। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़े हैं यूनिट 6 में। बी से बिलिरुबिन डिस्प्लेस करता है बच्चे में। अगर ब्रेन में, जैसे कि हम लोग के पास तो ब्लड ब्रेन बैरियर है जिसकी वजह से जाएगा नहीं, बच्चे में चला जाता है। सो हम लोग कर्निकटेरस, देखो इसे याद कैसे रखना है। ये इक्टेरस अब पढ़े थे, इस आई थिंक ये इससे है, थोड़ा सा ये देख लेना आप। सो ये आप देखे होंगे कहाँ पे, ये बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इक्टस जहाँ भी आए मीन्स कि ये जॉन्डिस से रिलेटेड है, और करनी ये ब्रेन बच्चे से रिलेटेड आ जाता है। उनका ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब उतना अच्छे से ग्रोथ नहीं है, सो ये बिलिरुबिन चला जाता है, सो ये लीड करेगा बच्चे में। सो वही बच्चे में फिर सोच समझ के देना है। सी से क्रिस्टल यूरिया, आर से रैश स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ए से एसिटाइलेशन करवाता है, एस से एसएलई सिस्टेमेटिक लूप इरिथ्रोमेटस लूपस इरिथ्रोमेटस, एच से हिमोलाइसिस किस में करवाएगा, G6 पीडी जिसमें डिफिशियंसी हो उसमें देखने को मिलता है, इसकी वजह से ये एडवर्स इफेक्ट। एबीसी रैश से आप ध्यान रखना, ये अगेन आएगा, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अब इसका तो ठीक है, इतना ही काम था। अब एक ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वाट्रीमॉक्साजोल। अभी क्वाट्रीमॉक्साजोल क्या है, जो मैं आपको बताई थी कि इससे सल्फोनामाइड को दे रहे हो तो ये फॉलिक एसिड बनने ही नहीं दे रहा है। अब इस अगर बन भी गया तो ट्राइमेथॉर्प्रीन को देंगे, मेथोप्रीन को देंगे, तो ये एक्टिव फॉर्म में नहीं आने देगा। तो दोनों काम तो ये कर रहा है कि फॉलिक एसिड बनेगी नहीं, डीएनए फिर वही उसका मतलब रेप्लिकेशन नहीं होगा, डीएनए आगे जो भी इसका काम है वो इनहिबिशन होगी। तो दोनों को मिला के देते तो कैसा रहेगा, आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि काम तो बहुत इन्हांस हो जाएगी। सो वही हम लोग करते हैं, ये कॉम्बिनेशन में देते हैं। कॉम्बिनेशन किसका करना है, सल्फा मेथो, आगे ही मैं पढ़ा दी हूँ, मेथोक्साजोल जो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे, और ये ट्राइमेथोप्रीन का यूज़ करते हैं। रेशियो कितना रहेगा, 5:1। इससे हम लोग इस दोनों को मिला के क्वाट्रीमाजोल बोलते हैं। एंड ये जो है वो WHO से अप्रूव ये कम्बिनेशन है। बहुत सल्फोनामाइड एंड ये जो ट्राइमेथोप्रीन है वो बैक्टीरियोस्टैटिक, बट कॉम्बिनेशन में अगर दे तो ये बैक्टीरिया को मार भी दे सकता है। स्टैटिक का मतलब आप जानते हो ना कि ये ग्रोथ को रोकेगा, और ये साइडल का मतलब है कि उसे मार देगा। दोनों दे रहा है तो दोनों का इफेक्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके कॉम्बिनेशन प्रिवेंट चांस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी रेसिस्टेंट मतलब देखते हो कि बहुत सारे ड्रग देने की वजह से वो रेसिस्टेंट हो जाती है, काम नहीं करता है। वो बैक्टीरिया अपना अदर ये स्ट्रक्चर बना के फिर वो इन लोगों को मतलब काम नहीं करने देगा, वो अपना ग्रोथ करते रहेगा। सो ये उससे भी बचाता है कि रेसिस्टेंट। अब देखो यहाँ पे कि ये स्पेलिंग का यहाँ पे ये प्रीम ही है, यहाँ पे आप एक बार सुधार जरूर लेना, जो यहाँ पे मैं लिखी हूँ गलती हुई है, ये यहाँ पे एम होगा, ठीक ना। और कर्निकटेरस का भी स्पेलिंग ऊपर सही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम कभी कभी होती क्या ना कि मतलब लिखते लिखते कभी कभी मतलब आंखें झपकती हैं, तो मैं ऐसा नोटिस की हूँ कि स्पेलिंग आपको मिस्टेक देखने को मिलता होगा। लेकिन अभी ना मतलब उस पर मैं काम कर रही हूँ, ये भी आगे से आपको नहीं मिलेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो पूरा मैं रिजॉल्व कर मतलब अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि कोई भी मतलब ये ना हो, वो गलती होने के चांसेस ना हो। नेक्स्ट और भी आता है ना, भी इसे ना भी याद रखोगे तो चलेगा। ये है हमारे पास क्वाट्रीमाजिन, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ यही
ट्राइमेथॉर्पिन का भी था, सल्फाडाइजिन, जिसे हम लोग क्वाट्रीमाजिन बोलेंगे। मेन हमारे पास ये था, इसे याद रखना ज़रूरी था। ड्रग इंट्रैक्शन अगर देखें तो सल्फोनामाइड इंक्रीज करता है ब्लड लेवल ऑफ वारफेरिन, फिनेटोइन एटसेट्रा, इनहिबिट मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करने की वजह से इनके लेवल को ज़्यादा करवा देगा, वारफेरिन और फिनेटोइन के लेवल को, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से देना होता है या फिर नहीं देना होता है साथ में। बस इतना ही था। अब हमारा ये मतलब आई थिंक ये लास्ट होना चाहिए, क्विनोल्स है, क्विनोलोन्स, जो कि ये देज आर सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल हैविंग इसमें क्विनोलोन स्ट्रक्चर होती है। इसके बारे में आप जब मैं एंटी मलेरिया पढ़ाऊँगी वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इसमें फर्स्ट मेंबर जो था उसका नाम है नैलीडिक्जिक एसिड, डिक्जिक एसिड। आगे क्लासिफिकेशन में भी दोबारा आपको मिलेगा। इसी के अंदर फ्लोरोक्विनोल्स आता है, ये आर क्विनोलोन्स एंटी माइक्रोबियल हैविंग वन और मोल। इसके अंदर मतलब स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, अब फ्लोरीन ग्रुप छूट जाता है ये 6 पोजीशन पे, तो इसका फ्लोरोक्विनोल्स फिर नाम पड़ जाता है। क्लासिफिकेशन अगर देखिए, जैसा कि मैं आपको बताई कि स्ट्रक्चर भी मैं रखी थी, बट वो मेरा अभी सेटअप सही से मतलब पता नहीं क्या हुआ, जो आ ही नहीं पाया, तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें फ्लोरीन ग्रुप से छूट गया है, इसीलिए इसे फ्लोरोक्विनोल्स बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ये स्पेक्ट्रम के बेस पे है। जैसे हम लोग फेलोस्पोरिन में जनरेशन देखे थे, वैसे ही इसमें भी है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट में पहला वाला ये नैलीडिक्जिक एसिड फर्स्ट मेंबर था, यही बेचारा। ये ऑक्जालिनिक एसिड सेकंड जनरेशन में भी देखें तो इसका सब डिवाइडेड है, क्लास 1 एंड क्लास 2, जिसमें कि नॉरफ्लॉक्सासिन आता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन सेकंड में। इधर का आप देख लेना, नॉरफ्लॉक्सासिन और लोमीफ्लॉक्सासिन क्लास फर्स्ट में। सबके बारे में याद नहीं रखना है, एक भी आप याद रखते हो चलेगा, लेकिन ये एमसीक्यू मतलब आप कंपटीशन के लिए बैठोगे ही तो लिख के रखना, और सेट वेट मारोगे तो ठीक रहेगा। ये काम कहाँ करता है, तो एक्सपेंडेड ग्राम निगेटिव एक्टिवली, मतलब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे बहुत अच्छे से काम करेगा। थर्ड जनरेशन वाले जो है उसको याद कैसे रखोगे, तो LSGPIPTT से आप याद रख लेना, शॉर्ट ऐसे लिखते हो तो ठीक रहता है। सबके बारे में यूनिवर्सिटी के लिए तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। लियोफ्लॉक्सासिन है, स्पैटफ्लॉक्सासिन है, गैटिफ्लॉक, ये फ्लोरासिन है, बस 2-3 का ही याद रखना आप। फोर्थ जनरेशन में है फ्लेरोसासिन एंड बहुत, तो मतलब नाम भी क्या ही मैं बोलूँ, तो 1-2 बस याद रखना ज़्यादा। ये सिनाफ्लॉक्सिन, फ्लॉक्सासिन, ये सब ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम है, ये सब पे काम करेगा। जैसे ही जनरेशन मतलब लेवल अप होती है चीज़ें, मतलब इन्हांस करके, ऐसे भी जो कमी रह गई थर्ड जनरेशन में अब उसमें पूरा कर दिया जाए, तो ये नॉर्मल ऐसे भी कॉमन सेंस से भी याद रख सकते हो आप। अगर ये फोर्थ का मतलब थर्ड जनरेशन का हम लोगों का छूट गया, एक्सपैंडेड ग्राम निगेटिव एक्टिवली आल्सो ग्राम पॉजिटिव। देखो ये ना ग्राम निगेटिव पे काम कर रहा है, ये ग्राम निगेटिव और पॉजिटिव पे भी काम कर रहा है, और ये ब्रॉडेस्ट है, मतलब कि आगे जो हम लोग देखे थे ये सब पे काम करेगा, जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं उन सब पे। इनका एडवर्स इफेक्ट तो ऐसा कोई नहीं है, मतलब कॉमन जीआई से प्रॉब्लम, नॉजिया, वोमिटिंग, बैड टेस्ट, एनोरेक्सिया हो सकता है, सीएनएस में हेडेक, एंजाइटी, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस हो सकती है, इम्पेयरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है। स्किन में अगर देखें तो रैश, प्रूराइटस, फोटोसेंसिटिविटी, ये यूट्रिकैरिया, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, ये सब देखने को मिल सकता है इसके वजह से। और कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं देना होता, बस ये याद रखना। यूज़ कहाँ करेंगे, तो बैक्टीरियल ये जो, अच्छा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप ऊपर लिखना, मेरे पास मैं इधर लिख दी हूँ, इस इधर से इसका कोई रिलेशन नहीं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इसका पहले जो आप देखे हो उससे, ये देखो है क्या, ये जो फ्लोरोक्विनोलोन आया था, जो कि इसी में सिर्फ 6 पे F जुड़ जाने से ये बना है। ये इनहिबिट करता है एंजाइम डीएनए गाइरेज को, जो कि ग्राम निगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वही टोपोआइसोमरेज जो 4 है ये ग्राम पॉजिटिव में होती है। इन लोग का रोल क्या है, न्यू बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में इन लोग हेल्प करता है। देखो डीएनए गाइरेज ना, ये आया था एग्जाम में, और ये जैसा मैं बोल दी इतना भी आसान नहीं था। डीएनए गाइरेज का आपको नाम जानना होगा, मतलब सुपर कोइल होने से ये बचाता है। आगे अगर ये डीएनए बन रही है, देखो अभी अब डीएनए 30th 50th मैं जान रही हूँ आप बहुत अच्छे से नहीं समझोगे, लेकिन इस चीज़ के लिए ना आप जेनेटिक का इंतज़ार करो, क्योंकि फोर्थ सेम में ही आपको जेनेटिक का देना है, और उसी में ही आता है इन सब का नाम आप जानोगे। अभी समझो कि उलझने से बचाता है, बट
अगर इसको रोक दिया जाए तो बहुत ज़्यादा उलझेगा, और उलझेगा तो फिर सही से नहीं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगी, फिर बैक्टीरिया रुकेगा फॉर्मेशन, मतलब वो उसका आगे नहीं होगा। जब डीएनए सही से नहीं बनेगी तो आगे बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन कैसे होगा। सो बस इतना याद रखना, डीएनए का एरिया क्या है 30 जो भी 50 हम लोग देख के आए हैं रखिएगा। इसका मैं आपको ये जेनेटिक में और अच्छे से डिस्कस कर दूंगी। ड्रग इंट्रैक्शन अगर देखें तो इंडिकेशन हमारा छूटा था, तो इंडिकेशन के लिए वही जो जो लिखा हुआ है वो आपको याद रखना। टाइफाइड में यूज करेंगे, यूटीआई में, गोनोरिया में, ग्राम निगेटिव, ये क्योंकि इसके अंदर जो आ रहे हैं वो मेनली देखो ग्राम निगेटिव पे भी काम कर रहा है। ये फोर्थ वाला ग्राम निगेटिव पॉजिटिव सब पे, ये वाला तो ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम है, तो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया गया है मतलब बुक के अकॉर्डिंग भी कि इतना आप एग्जाम में लिखना। बाकी तो यहाँ से भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ है। आगे चलते हैं, होपफुली आप नहीं मतलब कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे। अब हमारा खत्म होने वाला है। ये ड्रग इंट्रैक्शन में पढ़ लेना, लेकिन बता दे रही हूँ एंटी एसिड डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लोरो, मतलब इसके साथ अगर एंटी एसिड को दोगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। और इतना दवाई भी महंगा दे रहे हो, एंटी एसिड फिर नहीं देंगे, इसीलिए हमें ड्रग इंट्रैक्शन जानना रहता है। अब लास्ट जो बहुत ज़्यादा एक जगह पे दिया हुआ था उसका एक मिसलेनियस, मतलब देखो इस चैप्टर का आईएनसी का कहना इतना है कि मैं टाइम आपको 5 घंटे ही दिया हूँ, लेकिन आप सारा चीज़ के बारे में जान जाओ। तो इसको ना जितना दिया था अभी तक, जैसा कि आप देख रहे हो कि पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, इसके बाद में आपको पता नहीं क्या क्या अभी तक, ये अमाइनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलीड्स, क्विनोलॉन्स, इस सब ये सल्फा वाला सब पढ़ा के आई। इतना से भी इसका दिमाग नहीं रुका, तो स्पेसिफिक टॉपिक ना देके अब बोला कि जितना भी बचा हुआ है ना वो भी आप पढ़ लो। तो ठीक है, पढ़ लेते हैं सबके बारे में, फिर भी मतलब बहुत बड़ा है और हम लोग नहीं पढ़ सकते एग्ज़ाम के लिए। मीन्स कि अगर देखो इसका ध्यान ये होगा कि जैसे नॉर्सेट में भी आप देखोगे ना, तो वहाँ पे भी है कि हम कोई अपना सिलेबस है नहीं जो आपको आईएनसी में दिया है उसी से पूछेंगे। तो इसको अगर मन रहेगा कि हार्ड कॉपी बनाए तो एंटीबायोटिक ऐसा दे देगा जो कि आप पढ़े नहीं रहोगे। तो जब भी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हो तो आपको कोई भी ड्रग को ये सोच के नहीं छोड़ना है कि नर्सिंग में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि देख लो आपको दे दिया है कि आप कभी सवाल ना उठाओ। हम लोग अभी तो उतना नहीं जानेंगे क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी में लिखना है, तो जितना इम्पॉर्टेंट है देख लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट बचा हुआ भी देख लेते हैं, जिसमें कि टिनोमाइसिन आता है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, सेलेक्टिवली इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। साथ ही साथ इसे कितना देना है तो आईएम रूट से देना है 2 ग्राम सिंगल डोज। ये यूज वनली, अगर मतलब देखो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों मैं लिखी हूँ। अदर जितने भी ये हैं अगर रेसिस्टेंट हो जाए तो फिर अदर ड्रग रेसिस्टेंट है, अदर ड्रग से ठीक नहीं हो रही गोनोरिया, तो फिर यहाँ पे ये स्पेक्टिनोमाइसिस यूजफुल होता है, यही बस याद रखना आप। क्विनोप्रिस्टिन, सॉरी मेरा गला फंस रहा है, पानी पी लेती हूँ। सो ये है क्या, इट इज़ अ सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन इनहिबिशन द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें है क्या, बैक्टेरिसाइडल अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एमआरएसए हो गया, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ये। और इस अगर ये मेथिसिलिन से भी नहीं मान रहा है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं बताई हूँ, तो हम लोग वैनकोमाइसिन देते हैं। और अगर वैनकोमाइसिन से भी नहीं मान रहा है तो फिर हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। यूज कहाँ करना है, सीरियस नोजोकॉमियल न्यूमोनिया, यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है आईवी रूट। रूट किस रूट से हम लोग देंगे इसे, तो आईवी रूट से। आई नो कि थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये अब हमारा मतलब उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हम लास्ट है हमारे पास म्यूपेरोसिन, जो कि बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट इसका भी देखने को मिलता है। इन हायर कंसंट्रेशन में दोगे तो इसे भी कभी कभी यूज करते हैं। और लास्ट है मिसलेनियस का भी बचा हुआ फ्यूजिडिक एसिड, इसका यूज किया जाता है टॉपिकल एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक है, मतलब लोकली यूज किया जाएगा, स्किन पे हो गया, ये सब में अगर प्रॉब्लम हो तो। इन द फॉर्म ऑफ 2% इसमें रहता है, ऑइंटमेंट के रूप में ये रहेगा। कहीं पे फोड़े फुंसी हुई है, फॉलिकुलाइटिस, ये बालों से रिलेटेड है तो वहाँ पे भी लगाने को डॉक्टर देते हैं। ये सिकोसिस, बार्बे एंड अदर, ये क्यूटेनियस इन्फेक्शन। देखो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ना ये मेरे पास पूरा फिगर था बट फिर भी मैं समझा देती हूँ। ये जहाँ से जैसे मेन में लड़कों में ये जो मूछें आती है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर इस ऑइंटमेंट के रूप में यहाँ पे इसे लगाना होता है।
नेक्स्ट ऐसे देखो, मैं चाहती हूँ पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेन टॉपिक था वो ख़त्म होता है, यहाँ पे एकदम से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होती है एन एरोबिक इन्फेक्शन। जिनके पास सिलेबस होगा, मे बी आप देख पा रहे होगे, मतलब आज तो मैं नहीं ला पाई हूँ, सेकंड वीडियो में मैं दिखा दूँगी। सो एनाएरोबिक इन्फेक्शन पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको एंटी ट्यूबरकल पढ़ाऊँगी। जितने भी बचे हुए हैं वो अब उसके साथ मतलब स्टार्ट करना ठीक नहीं है। ऐसा ये बहुत ही ईजी वे में ये ख़त्म हो जाएगा। सो देख लेते हैं एक बार, आप मतलब 5 मिनट रुक जाओ, फिर आज का क्लास हम लोग मतलब ख़त्म कर देंगे। पानी पीना चाहता हो पी लो, 5 मिनट का बस बचा हुआ है। एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉर्मल कॉमेंसल इन अ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सो ये क्या बोल रहा है, ये कॉमेंसल्स का मतलब क्या है? सबोजी आप हिंदी में, मतलब जो ऐसे जो इंग्लिश मीडियम है वो तो आप पहले इस टर्म से बहुत अच्छे से मतलब ये हैं, बट जो हिंदी मीडियम है आप सबोजी आप जानते होंगे, गूगल भी करते हो तो मिल जाएगा। तो सबोजी का मतलब क्या था कि मतलब आपके पास रहेगा, आपको खाना, मतलब दोनों का एक जैसा चलता है। सो आपके स्किन पे, मतलब हम लोगों के स्किन पे पाया जाता है, ये कुछ नहीं करेगा, ये जो एनएरोबिक होते हैं। बट कभी कभी इसके वजह से ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है गट में, सॉफ्ट टिश्यू, लंग, ब्रेन, स्किन एंड ऑल्सो सेप्टिसिमिया जैसी कंडीशन, ब्लड में इन्फेक्शन को हम लोग सेप्टिसेमिया बोलते हैं। तो यहाँ तक करवा सकता है। ऐसे तो नॉर्मली ये स्किन पे नॉर्मल फ्लोरा पे पाया जाता है जो कि कुछ नहीं करेगा, बट सम टाइम ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसे ट्रीट कैसे करेंगे, बस वही स्पेसिफिक टॉपिक है, तो कभी भी 5 मार्क्स में पूछ लेगा तो हल्के में मत लीजिएगा। सो अब देखो, अब इसका है तो ये नॉर्मल ठीक ही, बट अगर ये सब प्रॉब्लम हो गई तो इसे ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। स्लो ग्रोइंग है, टेक लॉन्गर टाइम फॉर कल्चर, मतलब एक तो ग्रो करेगा धीरे धीरे। अब हमें पता है कि कोई भी आप मेडिसिन दोगे तो सेंसिटिविटी इम्पॉर्टेंट है, सेंसिटिविटी टेस्ट आने में ही ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा देगा, क्योंकि कल्चर के थ्रू ही हम लोग पहचान पाते हैं कि किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और ये बहुत लंबा टाइम लेता है। मिक्स इन्फेक्शन विथ एरोब्स आर कॉमन, ये मिक्स रूप में भी देखने को मिलता है, मतलब दोनों एक साथ में हो जाना। दे आर सेंसिटिव ओनली फ्यू एंटीबायोटिक, और इसे अगर हो भी गया, अगर आप पहचान भी लेते हो तो बहुत कम एंटीबायोटिक है जिससे ये ठीक होगा। डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, और जो यूज कर रहे हो रेसिस्टेंस भी डेवलपमेंट होने की, रेसिस्टेंस का मतलब क्या है मैं पहले बता चुकी हूँ क्या था, मतलब ड्रग दे रहे हो और अपनी स्ट्रक्चर ये बदल ले। ये हम लोग इसीलिए प्रिंसिपल हमारे सिलेबस में पढ़ना था फर्स्ट में ही, ड्रग स्टार्ट करने से पहले। सो स्ट्रक्चर बना लिया अलग, फिर वो काम नहीं करेगा, सो ये रेसिस्टेंट भी डेवलप होने की चांस होती है। ये तो नॉर्मल बातें थी, इसमें बस मेट्रोनिडाजोल ही एक है जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है एंड एरोबिक इन्फेक्शन में। तो कभी एमसीक्यू है तो इससे ज़्यादा तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर लिखने के लिए थ्योरी आ जाए तो फिर आपको सब लिखना होगा। सो मेट्रोनिडाजोल है, ये क्लिंडामाइसिन है, इपिपेनेम है, क्लोरामफेनिकॉल है, ये सारे को यूज किया जाता है। सबके बारे में देखना होगा लेकिन बहुत डिटेल में नहीं, एक दो मतलब दो 4 पॉइंट लिख देते तो चलेगा। सो पहला था हमारे पास मेट्रोनिडाजोल, जैसा कि मैं बताई कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है एन एरोबिक इन्फेक्शन में, इनहिबिट करता है, वही प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा। आईवी रूट के थ्रू दे सकते हैं सीरियस एन एरोबिक इन्फेक्शन एज एन इन्फ्यूजन, मतलब सीरियसली अगर कोई आए एनोरेबिक इन्फेक्शन की वजह से तो हम लोग ये मतलब दे देते हैं मेट्रोनिडाजोल आईवी रूट के थ्रू। इनिशियल डोज हमें देना होता है 15 mg/kg ओवर 1 आवर, फिर हमें मेंटेन रखने के लिए 7.5 mg/kg एवरी 6 से 8 आवर में देंगे। फॉर मिक्स्ड इन्फेक्शन हो तो यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल और जेंटामाइसिन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, तो इसे भी यूज कर लेते हैं। और बस फैक्ट ही आपको जानना है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाओ, उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्लिंडामाइसिन सेकंड था हमारा, ये अल्टरनेटिव है एन एरोबिक इन्फेक्शन में, कैन बी गिवन अलॉन्ग विथ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स लाइक जेंटामाइसिन, ये भी हम पढ़ के आए हैं और वहाँ भी हम लोग देखे थे। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पिरिन फॉर एब्डोमिनल एंड पेल्विक इन्फेक्शन हो तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ ऐसे इसका यूज कर लिया जाता है। कार्बापेनेम नेक्स्ट है, सच एज अ मेरोपेनेम एंड इर्टापेनेम आर ऑल्सो इफेक्टिव होगा इफेक्टिव
इन मिक्स्ड अभी ना काम की वजह से चाहे जो भी कहो, सॉरी टू से कि थोड़ा स्पेलिंग मैं भी देख रही हूँ कि है। कभी आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका दोबारा या फिर मैं खुद पिन कर दूँगी, तो वहाँ से भी आप देख लेना जिसमें कन्फ्यूजन हो। सो और जिनको लग रहा हो कि हाँ, मतलब मैं खुद मतलब आपसे हेल्प चाहती हूँ कि जिनको लगे कि यहाँ पे आज मैम मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप कमेंट में लिख देना, ताकि जिन स्टूडेंट को ना आए वो कम से कम गलत तो ध्यान रखें। और मैं ऐसा नहीं चाहती कि कोई गलत सीख के जाए, बट क्योंकि अभी अभी मैं नहीं बता सकती कि कितना ज़्यादा वो चल रहा है। पता है, कुछ नया करने जाओ ना तो कुछ तो झेलना ही पड़ता है, तो इट्स ओके। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। आप भी हेल्प करना मेरे साथ अदर स्टूडेंट को। सो ये नेक्स्ट हमारे पास क्लोराम, ऐसे तो मैं राइट करते चल रही हूँ कि कोई आपको गलती ना मिले। क्लोरामफेनिकॉल अगर देखें, जो कि पेनिसिलिन और एज ये माइनोग्लाइकोसाइड इज इफेक्टिव इन एनारोबिक इन्फेक्शन बट इज यूज ओनली इन रेसिस्टेंट केसेस, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा मतलब इस ये है इसमें कि पेनिसिलिन के साथ यूज़ कर सकते हो, और ऐसे यूजुअली नहीं यूज़ करते क्योंकि एडवर्स इफेक्ट इसका बहुत ज़्यादा है। किसी को आप ट्रीट करने दे रहे हो और बहुत ज़्यादा ये अपना लक्षण ही दिखा रहा है कि खतरनाक ही है, तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिफेलोस्पोरिन, अ थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन यूज इन मिक्स एंड एरोबिक इन्फेक्शन, तो यूज कर लेते हैं। इसके बारे में पहले भी हम लोग देख के आए हैं, पूरा जनरेशन ही पढ़ के आए हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इसका जनरेशन जो हायर होते जा रहा था, थर्ड वाले हम लोग देखे थे कि एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों पे काम करता है, तो अगर मिक्स हो तो यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है टीगे साइक्लिन, ब्रॉडेस्ट में हम लोग देखे थे अल्टरनेटिव लाइफ थ्रेटनिंग अगर एरोबिक और एनएरोबिक मिक्स इन्फेक्शन हुई, जैसा कि हम लोग यहाँ देखे थे, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। देखे थे ना कि ये हो जा कभी भी मतलब दे आर सेंसिटिव ओनली फ्यू, यहाँ पे हम लोग देखे थे मिक्स इन्फेक्शन विथ एरोब्स, मतलब एरोब्स और एनएरोब्स का दोनों का साथ में मिलता है, तो फिर हम लोग ये ड्रग हमारे लिए, ये टीगे हो गया, सिफेलो हो गया, हमारे लिए यूज़फुल होता है। सो या बस आज के लिए इतना ही। एंटी ट्यूबरकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब अगर एक साथ पढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद रह पाएगा, तो जो लोग हो मतलब कि हमें पढ़ना है तो नेक्स्ट में आना। बहुत लोग तो नहीं आते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि एक ही बार पढ़ ले, बट अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो हम लोग वन शॉट देखेंगे जब आपका एग्ज़ाम रहेगा। बट अभी जो लोग सीरियसली जुड़े हैं, एक साथ मैं नहीं पढ़ाऊँगी, और जितने भी छोटकू छोटकू ट्रक था सब खत्म हो गया। क्या क्या पढ़े, रिवीजन करवाऊँ, इंपॉर्टेंट बताऊँ कि इसमें से कौन पूछ सकता है? पहले हम लोग देख लेते हैं पढ़े क्या क्या। ये पहला तो हमारे पास था अमाइनो ग्लाइकोसाइड, इसके बारे में तो बहुत फैमिलियर हो गए। फिर इसके बाद हमारे पास क्या था, ये मैक्रोलीड वाला, और फिर वही ब्रॉड में और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम लोग टेट्रासाइक्लिन सब के बारे में पढ़े। देन सल्फा वाला पढ़े और एनाएरोबिक पढ़े। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछ सकता है, हो सकता है माइक्रो और ये एनाएरोबिक पूछ ले। नोट्स जिनकी नहीं बन पाई या फिर एग्ज़ाम पास आ गया है, तो नोट्स भी मेरे पास है फार्माकोलॉजी का, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑल यूनिट है। और जो लोग वेट कर रहे थे, नोट्स अवेलेबल है, और नोट्स इस बार सबसे इफ़ेक्टिव आया है। मीन्स कि जो जो प्रॉब्लम था मैं हमेशा उसको इम्प्रूवमेंट के साथ लाती हूँ। सो इस बार पेज नंबर के साथ, मतलब देखो एक नोट से आपका सारा रिक्वायरमेंट पूरा होगा। बोलोगे कैसे मैम? पहले तो पूरा यूनिट है और इस बार सबका पेज नंबर एक ही साथ दिया हुआ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस का कोई भी टॉपिक कहीं भी पढ़ो आपको पूरा नहीं मिल पाता है, पर नोट्स में आपको पूरा मिलेगा। साथ ही साथ 80-20 का रूल मैं क्या बता रही हूँ, 20% वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आप 80% मार्क्स ला सकते हो, वो इस बार पेज नंबर के साथ एकदम से दिया हुआ है। मीन्स कि आपको अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखना हो ना, तो जिनके पास बहुत कम टाइम हो, सीधा वो क्वेश्चन पे जाओ और उतना पेज नंबर निकालो, वो एक ही नोट से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उससे भी ज़्यादा 20% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अब तक तो आप जान गए होंगे, PYQ से। सो PYQ भी इसमें 10 ईयर डिफरेंट यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर पेपर इंक्लूडेड है। जिनको चाहिए कमेंट में पिन है, उस लिंक के थ्रू नोट्स पे जाओगे, पेड है बट अफोर्डेबल है। आप देखना, जाके सैम्पल पेपर एटलीस्ट देख लेना, अच्छा लगे तो आप पेमेंट प्रोसेस के बाद मतलब डिलीवर होने सब का चांस कुछ नहीं रहता। आप
1 मिनट के अंदर भी आपके पास नोट्स वो आ जाएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है ऑफ़लाइन, ऑनलाइन। जिनको मतलब फ़ोन से आप पढ़ना डिस्ट्रैक्शन होते हो तो ऑफ़लाइन मोड में भी पढ़ सकते हो। तो सारा फ़ीचर्स बस एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर कमेंट में पिन है, तो देख लेना। क्योंकि आज मेरे पास बहुत काम है। अभी आपका सेटअप अभी चल रहा है, जैसा कि अभी बहुत परेशानी हो रही है, तो अभी मैं लगी पड़ी हूँ। सो एडिट वेडिट वीडियो नहीं होगी, सीधा आपके पास जाएगा। इस वीडियो का बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आपकी क्लासेस ना रुके। 4 सेम वाले का बहुत सिलेबस बाकी है, मैं जानती हूँ। नेक्स्ट आपका कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका कोई फीडबैक हो तो बताना। नेक्स्ट कौन सा चाहिए, कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बताना। ऐसे तो मैं लाऊंगी। ये ट्यूबरकल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेप्रोसी। जो जितने लोगों का भी कमेंट है मैं सब पढ़ती हूँ और सबका वीडियो आएगा। बस आज के लिए इतना ही। कमेंट ज़रूर करना, अपना फीडबैक ज़रूर देना। मैं आपके लिए बहुत मतलब सुबह से शाम परेशान रहती हूँ, तो कम से कम आप मेरे को बताना कि आपको अच्छी लगी क्लासेस कि नहीं लगी। लाइक करना। जो लोग नए हैं, अभी लाइव क्लासेस आएगी, मैं प्रॉमिस की हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ताकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत